हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहित है। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में अभी तक हम मेवाड़, मारवाड़ एवं बीकानेर के इतिहास को पूरा कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम चौहानों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। चौहानों का जो आरंभिक रूल करने वाला एरिया था वह सांबर एवं इसके आसपास का क्षेत्र था, जिसे उस समय सपादलक्ष के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर बेसिकली चौहान वंश जो है अपने स्टार्टिंग समय के अंदर रूल किया करता था। कालांतर में हम देखेंगे कि सांबर से निकल करके इधर नाडोल पाली की तरफ जो है वो चौहानों का विस्तार हुआ। कालांतर में जालोर के अंदर चौहानों की ही सोनगरा शाखा ने रूल किया एवं तत्पश्चात सिरोही के जो देवड़ा वंश थे वो भी बेसिकली चौहानों की ही एक शाखा थी। जबकि इधर हम देखें तो रणथंभौर एवं बूंदी, कोटा एवं झालावाड़, यहाँ पर भी चौहान वंश की जो है विभिन्न शाखाओं ने क्या किया, शासन किया। अब हम समझते हैं चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उनको लेकर के प्रमुख मत कौन कौन से हैं। तो चौहानों की उत्पत्ति को लेकर प्रमुख रूप से 4 मत जो है वह प्रचलित है। पहला मत यह कहता है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाला जो मत है यह चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में दिया। किसने दिया? चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। इस मत के अनुसार जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने आबू पर्वत के ऊपर यज्ञ किया और उस यज्ञ से कुल 4 जातियां उत्पन्न हुई। यह 4 जातियां कौन कौन सी थी? चौहान, चालुक्य, परमार एवं प्रतिहार। तो पहला मत जो हमने समझा वह अग्निकुंड से उत्पत्ति वाला मत था। यह किसने दिया था? चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में दिया था। इसके अनुसार अग्निकुंड से 4 जातियों की उत्पत्ति हुई थी। कौन कौन सी थी वो जातियां? चौहान, चालुक्य, परमार एवं प्रतिहार। इसी में से चौहान भी जो है वह एक प्रमुख जाति थी। दूसरा जो चौहानों की उत्पत्ति को लेकर मत है वह कहता है कि चौहान क्या थे? चौहान सूर्यवंशी। चौहान क्या थे? सूर्यवंशी। अब चौहानों के सूर्यवंशी होने का जो समर्थन है वह हमें पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक से, हम्मीर महाकाव्य से, हम्मीर रासो से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख है उससे भी चौहानों के सूर्यवंशी होने की पुष्टि होती है। जबकि एक प्रमुख इतिहासकार है जिनका नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी चौहानों की सूर्यवंशी उत्पत्ति को स्वीकार किया है। तो पहला मत अपन ने समझा अग्निकुंड से उत्पत्ति वाला, दूसरा मत हमने समझा सूर्यवंशी, तीसरा मत हम समझ रहे हैं जो कहता है कि चौहान जो है बेसिकली चंद्रवंशी थे। चौहान क्या थे? चंद्रवंशी थे। चौहानों की चंद्रवंशी होने के प्रमाण के रूप में हम जो साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं उसमें सबसे पहला है हासी का अभिलेख। हासी बेसिकली हरियाणा के अंदर एक जगह है। यहाँ पर पृथ्वीराज द्वितीय ने अपना एक अभिलेख लिखवाया था जिससे हमें चौहानों के चंद्रवंशी होने की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त आबू पर्वत पर जो अचलेश्वर महादेव का मंदिर है वहां से प्राप्त अभिलेख में भी चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? चौहानों को चंद्रवंशी। तो ये 2 प्रमुख सोर्स है, एक तो हासी हरियाणा का अभिलेख जिस एवं अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख, जिन 2 अभिलेखों के अंदर चौहानों की उत्पत्ति को चंद्रवंशी बताया गया है। इसके अतिरिक्त एक चौथा मत और है जो चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताता है। इसके जो हमें प्रमुख एविडेंस मिलते हैं वह एक तो बिजोलिया के अभिलेख भीलवाड़ा से प्राप्त होता है, दूसरा चंद्रावती अभिलेख एवं तीसरा कायमखा रासो। यह तीनों सोर्स ब्राह्मणों की, यह जो तीनों सोर्स है यह चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं। एवं इतिहासकार दशरथ शर्मा भी जो है इस मत को स्वीकार करते हैं। दशरथ शर्मा ने बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्ली चौहान डायनेस्टी। उसके अंदर दशरथ शर्मा ने भी चौहानों की उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मण से जो है वो बताई है। तो अभी हमने समझा कि चौहानों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत हैं। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो, विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख एवं गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार यह सूर्यवंशी थे। हांसी हरियाणा के अभिलेख एवं अचलेश्वर मंदिर का जो अभिलेख है उसके अनुसार यह चंद्रवंशी थे। जबकि बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख एवं कायमखा रासो तथा इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इन्हें क्या माना है? इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण से मानी है। किससे मानी है? ब्राह्मण से मानी है।
बेसिकली श्री वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से मानी है। और इसमें भी जो सबसे खास एविडेंस हमें मिलता है इनकी ब्राह्मणों से उत्पत्ति होने का, वो है बिजोलिया का अभिलेख, जो हम नेक्स्ट समझेंगे। तो बिजोलिया का अभिलेख जो है यह 1170 ईस्वी का अभिलेख है। कब का अभिलेख है? 1170 ईस्वी का अभिलेख है। बिजोलिया अभिलेख लगभग 1170 ईस्वी का अभिलेख है। भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। भीलवाड़ा में एक पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण दिगंबर जैन लोलाक ने करवाया था एवं इसी मंदिर के पास में कुंड का निर्माण भी करवाया था। इस बिजोलिया अभिलेख से हमें सांभर एवं अजमेर के जो चौहान वंश थे इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है एवं उनकी वंशावलियां प्राप्त होती है। प्रमुख शासक कौन कौन से थे जिनके बारे में हमें इस बिजोलिया अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? तो सर्वप्रथम थे वासुदेव। वासुदेव ने यहाँ पर सांबर झील का निर्माण करवाया एवं नागौर को अपनी राजधानी बनाया। नागौर को अपनी राजधानी बनाया। वासुदेव के ही वंशज सामंत चौहान की जानकारी प्राप्त होती है और इस अभिलेख में सामंत चौहान को श्री वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। श्री वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। वासुदेव के वंशज सामंत चौहान के अतिरिक्त हमें विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विग्रहराज चतुर्थ की दिल्ली विजय अथवा दिल्ली का विजय की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हमें यह जानकारी भी प्राप्त होती है कि तत्कालीन अजमेर के पास स्थित जो कुटिला नदी है उसके पास स्थित जैन एवं जो शैव तीर्थ थे उनकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। तो एक तो हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? सांबर और उसके आसपास के क्षेत्र के जो चौहान वंश था उनकी वंशावली एवं कुछ शासकों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन राज्य का जो प्रशासनिक विभाजन था उसकी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही हमें प्रशासनिक अधिकारियों की भी जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। प्रशासनिक विभाजन को देखें तो सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। देश के नीचे पत्तन होता था। पत्तन के नीचे पुर होता था। पुर के नीचे पल्ली होता था। पल्ली के नीचे गांव होता था अथवा ग्राम होता था, जबकि ग्राम के नीचे प्रतिगण होता था। प्रतिगण जो है वह प्रशासनिक विभाजन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का जो हेड होता था वह महत्तर कहलाता था, जबकि प्रतिगण का जो हेड होता था वह पारिग्राही कहलाता था। तो सबसे बड़ी इकाई होती थी देश और सबसे छोटी इकाई होती थी प्रतिगण। जबकि दो प्रशासनिक अधिकारियों के हमें यहाँ पर नाम प्राप्त होते हैं। एक का नाम था सामंत एवं दूसरे का नाम था भुक्ति। ठीक है, तो बिजौलिया अभिलेख से हमें तत्कालीन प्रशासनिक विभाजन एवं प्रशासनिक अधिकारियों के भी नाम प्राप्त होते हैं। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे सामंत एवं भुक्ति। इसके अतिरिक्त साथ ही हमें मंदिरों को दिया जाने वाला जो भूमि अनुदान था, जो कि डेहली कहलाता था। क्या कहलाता था? डेहली। यहाँ लिख देता हूं मैं साइड के अंदर, जो कि डेहली कहलाता था, जो कि बेसिकली एक प्रकार का भूमि अनुदान हुआ करता था जो कि मंदिरों को दिया जाता था। इसकी जानकारी भी हमें इस अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हमें वर्तमान राजस्थान के जो विभिन्न जिले हैं इनके प्राचीन नाम प्राप्त होते हैं, है ना। कि राजस्थान के फॉर एग्जाम्पल के लिए आज का जो बिजोलिया है उसे उस समय विजयावल्ली के नाम से जाना जाता था। भीनमाल को श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। नागौर को अही छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। मांडलगढ़ को मंडलकर के नाम से जाना जाता था। ऊपरमाल को उत्माद्री के नाम से जाना जाता था। सांबर को शाकंबरी के नाम से जाना जाता था एवं नाडोल को नड्डुल के नाम से जाना जाता था। तो बिजोलिया अभिलेख एक काफी इंपॉर्टेंट अभिलेख है जिससे हमें चौहानों के राजवंश, चौहानों की वंशावली, उनका प्रशासनिक विभाजन, प्रशासनिक अधिकारियों के नाम के साथ साथ तत्कालीन मंदिर प्रणाली एवं राजस्थान के जो स्थलों के प्राचीन नाम हैं उन सभी की क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है। अब हम वंशावली के आधार पर चौहानों के एक एक करके शासक को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो हम शासक पढ़ेंगे उनका नाम है वासुदेव। क्या नाम है? वासुदेव। वासुदेव ने लगभग 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की स्थापना करी। यह जानकारी हमें राजशेखर की पुस्तक है जिसका नाम है प्रबंध कोश, उससे प्राप्त होती है। तो सबसे पहले चौहान वंश की संस्थापक किसको माना जाता है? वासुदेव को। कब स्थापना करी? 551 ईस्वी के अंदर। इसके अलावा वासुदेव ने यहाँ पर सांबर झील का निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया यहाँ पर? सांबर झील का। यह जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है?
तो यह जानकारी हमें बिजोलिया का जो अभिलेख है उससे प्राप्त होती है, जो कि जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास में स्थित है। वासुदेव के बाद में अगले जो शासक हम पढ़ेंगे उनका नाम है गुवक। उनका नाम है गुवक प्रथम। क्या नाम है? गुवक प्रथम। अब एक्चुअल के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर ये जो चौहान थे, यह जो प्रतिहार शासक थे उनके सामंत हुआ करते थे। तो गुवक प्रथम के समय जो प्रतिहार शासक थे उनका नाम था नागभट्ट द्वितीय। क्या नाम था? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने गुवक को वीर राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? वीर राजा की उपाधि दी थी। कालांतर के अंदर गुवक प्रथम नागभट्ट सेकंड की अधीनता मानने से मना कर देता है और खुद को सामंत की जगह एज ए स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। खुद को क्या कर देता है? स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, चौहानों के संस्थापक तो कौन थे? वासुदेव। जबकि चौहानों के प्रथम स्वतंत्र शासक जिन्होंने प्रतिहारों की अधीनता अथवा प्रतिहारों के अंदर सामंत रहने से मना करके खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, वो कौन थे? वो थे गुवक प्रथम। क्या नाम था उनका? गुवक प्रथम। इनकी उपाधि क्या थी? वीर राजा। और इसके समय प्रतिहार शासक कौन थे? नागभट्ट सेकंड। कौन थे? नागभट्ट सेकंड। अगले शासक जो हम पढ़ेंगे उनका नाम है चंदनराज। क्या नाम है उनका? चंदनराज। चंदनराज के बारे में एक दो बातें हमें याद रखनी है। एक तो इनकी रानी का नाम था आत्मप्रभा। क्या नाम था? आत्मप्रभा। इन्हें रुद्राणी भी कहा जाता है। आत्मप्रभा जो है वो शिव भक्त थी, भगवान शिव की पूजा किया करती थी। आत्मप्रभा अथवा रुद्राणी योगिक क्रिया के अंदर निपुण महिला थी और अजमेर के अंदर जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील के पास में 1000 दीपक जला करके यह भगवान शिव की पूजा किया करती थी, उनकी आराधना किया करती थी। चंदन राज के बाद में अगले जो हम शासक पढ़ेंगे उनका नाम है वाकपति राज। क्या नाम है? वाकपति राज। वाकपति राज को 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। कितने युद्धों का? 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। वाकपति राज के पुत्र थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह लगभग 950 ईस्वी के आसपास सांबर अथवा अजमेर वाले क्षेत्र से निकल करके नाडोल, जो कि वर्तमान के पाली के अंदर स्थित है, वहां पर चौहान वंश की स्थापना करते हैं और नाडोल पाली के अंदर अपनी कुल देवी माता आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। किसका निर्माण करवाते हैं? आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कालांतर के अंदर लक्ष्मण सिंह जी के ही वंशज आएंगे जिनका नाम है कीर्तिपाल सोनगरा। वह जालोर के अंदर चौहान वंश की जो सोनगरा शाखा है उसका स्थापन करेंगे। तो एक आइडिया हमें यहाँ से प्राप्त हो गया कि सांबर से निकल करके चौहान किधर जा रहे हैं? जालोर सिरोही वाले एरिया की तरफ जा रहे हैं। वाकपति राज के बाद में अगला जो हम नेक्स्ट प्रतापी शासक पढ़ेंगे उनका नाम है विग्रहराज द्वितीय। क्या नाम है उनका? विग्रहराज द्वितीय। देखो, विग्रहराज द्वितीय के समय गुजरात के जो शासक थे उनका नाम था मूलराज प्रथम। क्या नाम था? मूलराज प्रथम। गुजरात में उस समय चालुक्य वंश का शासन था। विग्रहराज द्वितीय जो कि सांबर के अथवा अजमेर के शासक थे, इन्होंने गुजरात के चालुक्य वंश के शासक मूलराज प्रथम को हराया एवं गुजरात के अंदर जो भड़ोच नाम की जगह है वहां पर आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो याद रखना, नाडोल अथवा पाली के अंदर आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लक्ष्मण सिंह ने करवाया था। जबकि गुजरात का जो भड़ोच है वहां पर आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वहां पर आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया विग्रहराज द्वितीय ने। किसने करवाया? विग्रहराज द्वितीय ने। विग्रहराज द्वितीय के बाद में अगले जो हम प्रतापी शासक पढ़ेंगे उनका नाम है गोविंद तृतीय। क्या नाम है? गोविंद तृतीय अथवा गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड के समय गजनी के जो शासक थे वो लगातार इस तरफ अटैक कर रहे थे, हिंदुस्तान की तरफ। गोविंद तृतीय ने उन गजनी के शासकों को मारवाड़ तक सीमित रख दिया, उनको मारवाड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया। गोविंद तृतीय की जो उपाधि है वह है वैरीघट। क्या उपाधि है? वैरीघट। यह जो वैरीघट उपाधि है यह इनको पुस्तक पृथ्वीराज विजय के अंदर दी गई है, जिसके लेखक जयानक थे। कौन थे? जयानक थे। गोविंद तृतीय के बाद में अगले जो हम नेक्स्ट प्रतापी शासक पढ़ेंगे उनका नाम है अजय राज।
क्या नाम है? अजयराज। अजयराज और इनके बाद के जितने भी शासक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मॉडर्न डे का जो हमें अजमेर दिखता है, उनकी स्थापत्य कला, इनका जो है वो विकास प्रारंभ हुआ था। अजय राज का जो टाइम पीरियड है यह 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी के मध्य है। अजय राज के पुत्र थे अर्णोराज, जो कि अजय राज के बाद में नेक्स्ट जो है वो शासक बनेंगे। अजय राज ने 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर की स्थापना की एवं अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। अब इनकी राजधानी स्टार्टिंग के अंदर सांबर थी, फिर नागौर हो गई थी, और अब कहाँ शिफ्ट हो गई? अजमेर के अंदर शिफ्ट हो गई। तो 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज ने अजमेर का निर्माण करवाया, अजमेर को अपनी राजधानी बनाई एवं यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया। अजय राज ने अजमेर के अंदर उस समय सिक्के चलाए। सिक्के चांदी एवं तांबे के बने हुए थे। इन सिक्कों को अजय प्रिय दम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजय प्रिय दम। ये जो अजय प्रिय दम सिक्के थे, इनके ऊपर इन्होंने अपनी रानी, जिनका नाम था सोमल देवी अथवा सोमलेखा, उनका नाम भी जो है वो उत्कीर्ण करवाया। ठीक है, तो अजय राज ने बेसिकली अपनी रानी के नाम के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे, जिन्हें हम अजय प्रिय दम कहते हैं। अजय राज ने गर्जन मातंगों को हराया था। किनको हराया था? गर्जन मातंगों को हराया था। अजय राज के समय जैन धर्म भी काफी मात्रा के अंदर, काफी प्रचुरता से जो है वह अजमेर के अंदर फल फूल रहा था। इसके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। अजय राज ने जैन धर्म के जो श्वेतांबर एवं दिगंबर पंथ है, इनके मध्य शास्त्रार्थ हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। एवं कालांतर में इन्होंने जो पार्श्वनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है अजमेर में, उसको स्वर्ण कलश भेंट किया था। क्या भेंट किया था? सोने का कलश, स्वर्ण कलश क्या किया था? भेंट किया था। तो अभी हमने अजय राज के बारे में पढ़ा। अजय राज के बाद में अगले जो हम प्रतापी शासक पढ़ेंगे, उनका नाम है अर्णोराज। उनका क्या नाम है? अर्णोराज। अर्णोराज जो है यह अजय राज के ही पुत्र थे एवं कालांतर में अजय राज जो है वह पुष्करायण के आसपास चले गए रहने के लिए, और अर्णोराज को जो है वो गद्दी सौंप दी। अर्णोराज का जो टाइम पीरियड है यह लगभग 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी के मध्य है। अर्णोराज की हत्या इसी के पुत्र जगदेव के द्वारा कर दी जाएगी एवं जगदेव जो है वो अर्णोराज को हत्या करके नेक्स्ट शासक बनेंगे। अब हम अर्णोराज के बारे में थोड़ी सी चीजें समझते हैं। 1135 ईस्वी के आसपास तुर्कों ने अटैक किया। तो जब तुर्क शासकों ने अटैक किया तो अर्णोराज ने तुर्कों को हरा दिया। तुर्कों को हराने के बाद में जो युद्ध भूमि थी उसको साफ करने के लिए पुष्करायण के पास में जो नदी बहती थी, चंद्रा नदी, चंद्रा नदी के पानी को रोककर यहाँ पर आना सागर झील का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? आना सागर झील का निर्माण करवाया। तो याद रखना, आना सागर झील अजमेर के अंदर स्थित है। किसने निर्माण करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। कब करवाया था? 1135 ईस्वी के अंदर करवाया था। क्यों? क्योंकि तुर्कों को हराने के बाद में युद्ध भूमि को साफ करने के लिए। अर्णोराज ने पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर जो होता है बेसिकली विष्णु जी का मंदिर है। इसके अतिरिक्त अब हम समझते हैं कि अर्णोराज के समय एक इंपॉर्टेंट घटना हुई। इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई कि अर्णोराज ने गुजरात के शासक, देखो गुजरात के साथ इनका मैटर बहुत पहले से चला आ रहा है। हमने अभी ऊपर समझा था कि विग्रहराज चतुर्थ ने भी गुजरात के चालुक्य शासक, जिनका नाम था मूलराज प्रथम, उनको हराया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वापस अर्णोराज ने गुजरात के जो शासक थे, जिनका नाम था जय सिंह, जिनका क्या नाम था? जय सिंह। जय सिंह को हराया। जय सिंह को जब हराया तो जय सिंह की बेटी थी जिसका नाम था कांचन देवी। जय सिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किससे कर दिया? अर्णोराज से कर दिया। इसके अतिरिक्त अर्णोराज ने मालवा के जो शासक हैं नरवर्मन, इनको भी हराया था। अब वापस आओ गुजरात के अंदर। जय सिंह की मृत्यु के बाद में कुमारपाल शासक बने। कौन बने? कुमारपाल शासक बने। कुमारपाल और अर्णोराज की वापस युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध के अंदर कुमारपाल जीत जाता है और अर्णोराज हार जाते हैं। तो कुमारपाल के साथ जब अर्णोराज हार जाते हैं तो यह अपनी पुत्री, जिसका नाम था जालहन देवी, क्या नाम था? जालहन देवी। जालहन देवी की शादी कुमारपाल से करवा देते हैं। तो याद रखना, पहले तो कौन शादी कर रहा है? अर्णोराज कर रहा है जय सिंह की पुत्री कांचन देवी से। फिर जब कुमारपाल से अर्णोराज हार जाएगा तो अपनी पुत्री जालहन देवी का विवाह कर रहा है कुमारपाल से। अर्णोराज के जो प्रमुख दरबारी विद्वान थे वो थे देवबोध एवं धर्मघोष। क्या नाम था दरबारी विद्वान का? देवबोध एवं धर्मघोष। इसके अतिरिक्त अर्णोराज ने जैन का जो
खरतरगच्छ संप्रदाय था, इसको क्या किया था, भूमि अनुदान भी दिया। तो कुल मिला के अभी तक जो है वो जैनों का प्रभाव अजमेर के अंदर बना हुआ है। तो हमने विग्रहराज द्वितीय पढ़ा। विग्रहराज द्वितीय के बाद में हमने गोविंद थर्ड को पढ़ा। हमने पढ़ा कि गोविंद थर्ड की जो उपाधि थी उसका क्या नाम था, वेरीघट। क्या नाम था गोविंद थर्ड की उपाधि का नाम, वेरीघट। इसके अतिरिक्त हमने अजय राज के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि उन्होंने अजमेर की स्थापना की, अजमेर में सिक्के चलाए, पार्श्वनाथ जैन मंदिर को जो है वह स्वर्ण कलश भेंट किया। इसके अतिरिक्त हमने अर्णोराज के बारे में पढ़ा। अर्णोराज के बारे में हमने पढ़ा है कि उन्होंने आनासागर झील का निर्माण करवाया, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, और हमने देखा कि स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने गुजरात के शासक जयसिंह को हराया, किंतु कालांतर में कुमारपाल से हार गए एवं मालवा के शासक नर्ववर्मन को भी हराया। अर्णोराज के बाद में अगले जो हम प्रतापी शासक पढ़ेंगे उनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम है उनका, विग्रहराज चतुर्थ। देखो इनको बहुत अच्छे से याद रखना, ये काफी एक इंपॉर्टेंट शासक है। विग्रहराज चतुर्थ का जो टाइम पीरियड है यह लगभग 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी के मध्य है। तो अजय राज के बाद में अर्णोराज आए। अर्णोराज की हत्या उन्हीं के पुत्र जगदेव ने कर दी थी। जगदेव का ही छोटा भाई था विग्रहराज चतुर्थ, जो कालांतर में जगदेव को हटा करके स्वयं क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। जब अजमेर वाले इलाके के अंदर विग्रहराज चतुर्थ रूल कर रहे थे उस समय दिल्ली के अंदर तोमर वंश का शासन था। किसका शासन था, तोमर वंश का शासन था। तो इन्होंने दिल्ली का जो तोमर वंश के शासकों को हराया एवं हराने के बाद में वहां पर दिल्ली शिवालिका स्तंभ की रचना की। किसकी रचना करवाई, दिल्ली शिवालिका स्तंभ की। बेसिकली ये एक स्तंभ लेख है। अब ये जो स्तंभ लेख था दिल्ली शिवालिका स्तंभ, एक्चुअल में जो अशोक था, अशोक का जो टोपरा का स्तंभ लेख है उसके ऊपर इन्होंने अपनी दिल्ली विजय के बारे में ये स्तंभ लेख लिखवाया था। और इसमें ये लिखवाते हैं कि मैंने संपूर्ण आर्यव्रत से मुसलमानों को समाप्त कर दिया है और मेरे जो उत्तराधिकारी आएंगे उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों को अटक नदी तक जो है वो सीमित रखें। ये कौन लिखवा रहा है, ये लिखवा रहे हैं विग्रहराज चतुर्थ। कहाँ लिखवा रहे हैं, अपने दिल्ली शिवालिका स्तंभ पर। ओरिजिनली वो स्तंभ कहाँ स्थित था, तो अशोक का जो टोपरा स्तंभ है उसी के ऊपर स्थित था। कालांतर में हम देखेंगे कि एक तुगलक शासक है जिनका नाम है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक अशोक के इस टोपरा स्तंभ को वहां से उठा करके कहाँ शिफ्ट करवा देता है, दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला है वहां लगवा देता है। तो एक तो अपन ने पढ़ा कि विग्रहराज चतुर्थ ने कैसे दिल्ली के जो उस समय तोमर वंश के शासक थे उनको हराया। दूसरा हम देखते हैं कि गुजरात के साथ इनका क्या मैटर चल रहा है। तो देखो गुजरात के साथ काफी समय पहले से इनकी जो है वो युद्ध चला आ रहा है। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि कैसे विग्रहराज द्वितीय के समय भी गुजरात के साथ इनका मैटर हुआ, अर्णोराज के समय भी जो है वो गुजरात के साथ इनका कुछ युद्ध हुआ। अब हम वापस देख रहे हैं कि विग्रहराज चतुर्थ के समय भी जो है वो गुजरात के जो शासक कुमारपाल थे उनके साथ इसका युद्ध होगा। तो विग्रहराज चतुर्थ जो है वह गुजरात के शासक कुमारपाल को हरा देता है और कुमारपाल से जालोर, पाली, नाडोल, चित्तौड़ इन क्षेत्रों पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तो ये थी विग्रहराज चतुर्थ की कुछ युद्ध के रूप में उपलब्धियां। विग्रहराज चतुर्थ ने युद्ध के साथ साथ साहित्य एवं स्थापत्य कला के अंदर भी अपना योगदान दिया। विग्रहराज चतुर्थ ने टोंक के पास बिसलपुर नामक एक जो है वो जगह बसाई एवं यहाँ पर एक तालाब का निर्माण करवाया तथा यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यह जो शिव मंदिर है यह गोकर्णेश्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गोकर्णेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो एक तो क्या किया, बिसलपुर नगर बसाया, यहाँ पर तालाब का निर्माण करवाया एवं यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया जिसे गोकर्णेश्वर के नाम से जाना जाता है। दूसरा इन्होंने क्या करवाया, दूसरा इन्होंने अजमेर के अंदर एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। क्या नाम था, सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। यह जो सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला है यहाँ से हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है और उस अभिलेख से हमें चौहानों के सूर्यवंशी होने की जानकारी प्राप्त होती है। चौहानों की कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, सूर्यवंशी होने की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हमें इस अभिलेख से चौहानों के जो मूल पुरुष एवं उनकी वंश की जो प्रारंभिक स्थिति है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस अभिलेख में यह बताया गया है कि चौहानों का जो मूल पुरुष अथवा आदि पुरुष था वह मालव वंश थे,
वह मालव वंश से था, वह सूर्यवंशी था एवं इक्ष्वाकु कुल का था। तीसरी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि वह भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, उनका वंशज था एवं उसका नाम प्राप्त होता है, उनका नाम क्या था? चाहमान। तो सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला जिसका निर्माण अजमेर में विग्रह राज चतुर्थ ने करवाया था, उससे हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है जिससे हमें चौहानों के सूर्यवंशी होने की जानकारी प्राप्त होती है एवं इनके आदि पुरुष अथवा मूल पुरुष का नाम प्राप्त होता है जिसका नाम था चाहमान। और इस अभिलेख के अंदर इस चाहमान को सूर्यवंशी बताया गया है एवं इक्ष्वाकु कुल का बताया गया है तथा भगवान राम के पुत्र कुश का क्या बताया गया है? वंशज बताया गया है। वापस हम यहाँ आते हैं। ये जो संस्कृत कंठाभरण संस्कृत ये जो सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला थी, यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक की रचना की थी और उस नाटक का नाम था हरकेली नाटक। क्या नाम था? हरकेली नाटक। यह बेसिकली संस्कृत भाषा में लिखा गया एक नाटक था। यह हरकेली जो नाटक है, यह भारवी की जो पुस्तक है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। क्या नाम है? किरातार्जुनीयम। उसके ऊपर आधारित था। तो इस हरकेली नाटक की जो पंक्तियां थी उसको विग्रहराज चतुर्थ ने अपनी संस्कृत कंठाभरण, ये जो सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला थी, इसकी दीवारों के ऊपर लिखवाया था। इसके साथ साथ एक पुस्तक और थी ललित विग्रहराज, उसकी पंक्तियां भी हमें जो है इस पाठशाला के ऊपर लिखी हुई प्राप्त होती है। कालांतर में हम देखेंगे कि जब गुलाम वंश की स्थापना हो जाएगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मोहम्मद गोरी अटैक करेगा, मोहम्मद गोरी चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को हरा देगा और उसके बाद में जो है गुलाम वंश स्टार्ट हो जाएगा। तो गुलाम वंश का एक शासक आएगा जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इस सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला को तुड़वा देता है और तुड़वा करके इसको 2.5 दिन के झोपड़े में बदल देता है। किस में बदल देता है? 2.5 दिन के झोपड़े में। ये जो फोटो है यह बेसिकली सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला की है जिसको कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परिवर्तित करके क्या बना दिया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बना दिया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में 2-4 और फैक्ट। एक तो यह है कि धर्मघोष सूरी के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशुवध के ऊपर जो है वह प्रतिबंध लगा दिया था। पशुवध के ऊपर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। अब विग्रहराज चतुर्थ की प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी है? तो विग्रहराज चतुर्थ की एक तो उपाधि है बिसल देव। क्यों मिली? क्योंकि इन्होंने बिसलपुर नामक गांव बसाया, वहां पर तालाब के निर्माण करवाया। दूसरी इनकी प्रमुख उपाधि है कवि बंधु। क्या है इनकी प्रमुख उपाधि? कवि बंधु। तीसरी जो इनकी प्रमुख उपाधि दी है वो बेसिकली उपाधि नहीं होकर के इनकी तुलना की गई है, वो की है किलहॉर्न ने। किसने की है? किलहॉर्न ने। किलहॉर्न के अनुसार जो विग्रहराज चतुर्थ थे यह शासक के साथ साथ इनकी तुलना कालिदास और भवभूति से की। कालिदास और भवभूति से की। विग्रहराज चतुर्थ का एक दरबारी विद्वान था जिनका नाम था सोमदेव। क्या नाम था? सोमदेव। सोमदेव ने एक पुस्तक लिखी, मैं यहाँ पे साइड के अंदर लिख देता हूँ। इनका एक प्रमुख दरबारी विद्वान था जिसका नाम था सोमदेव। सोमदेव ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ललित विग्रहराज। क्या नाम था? ललित विग्रहराज। तो ये हमने पढ़ा विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अगले जो हम प्रतापी शासक पढ़ेंगे उनका नाम था पृथ्वीराज सेकंड। क्या नाम था उनका? पृथ्वीराज सेकंड। क्या नाम था उनका? पृथ्वीराज सेकंड। एक बार हम समझते हैं थोड़ी सी वापस से। तो हमने पढ़ा अजयराज। अजयराज के बाद में जो शासक बने उनका नाम था अर्णोराज। अर्णोराज के बाद में हमने पढ़ा कि इनका बेटा जगदेव अर्णोराज की हत्या करके शासक बन जाता है। कालांतर में विग्रहराज चतुर्थ अपने भाई जगदेव को हटा करके खुद क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद में इनका जो बेटा था अपरगांग्य वह शासक बनता है, किंतु कालांतर के अंदर जगदेव का जो बेटा था जिनका नाम था पृथ्वीराज सेकंड। क्या नाम था? पृथ्वीराज सेकंड। यह पृथ्वीराज सेकंड अपरगांग्य की हत्या कर देता है और खुद क्या बन जाता है? शासक। खुद क्या बन जाता है? शासक। तो अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में।
तो पृथ्वीराज द्वितीय विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र अपर गांगे की हत्या करके शासक बना था, इनको हटा करके शासक बना था। पृथ्वीराज द्वितीय का हमें 1167 ईस्वी का 1167 ईस्वी का हांसी अभिलेख मिलता है। हांसी बेसिकली हरियाणा के अंदर स्थित एक जगह है। इस हांसी अभिलेख के अंदर चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है एवं हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वीराज जो द्वितीय था उसने यहाँ पर महलों का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? महलों का निर्माण। कालांतर में पृथ्वीराज द्वितीय हांसी नामक जो क्षेत्र था उसको अपने मामा को जो है वो दे देता है और वहाँ का जो है वो प्रशासक बनाता है। इसके अलावा हमें 1168 ईस्वी का 1168 ईस्वी का भीलवाड़ा के अंदर जो धोड़ गांव है वहां का भी एक अभिलेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख ये जो धोड़ गांव के पास जो स्थित अभिलेख है यह हमें रूठी रानी के मंदिर के पास से प्राप्त होता है। पृथ्वीराज सेकंड की रानी थी सुहाव देवी। क्या नाम था? सुहाव देवी। उसी के नाम पर यह रूठी रानी का मंदिर नाम पड़ा हुआ है। यह रूठी रानी के मंदिर जो है वह भीलवाड़ा के धोड़ गांव में स्थित है और यहाँ से जो प्राप्त अभिलेख है उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वीराज सेकंड ने अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से राज्य को जो है वो प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज द्वितीय ने अपनी रानी सुहाव देवी के लिए मैनाल भीलवाड़ा के अंदर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यह शिव मंदिर सुहेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सुहेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। किसने निर्माण करवाया? पृथ्वीराज सेकंड ने। किसके लिए निर्माण करवाया? अपनी रानी सुहाव देवी के लिए। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में अगला जो हम प्रतापी शासक पढ़ेंगे उनका नाम था सोमेश्वर। सबसे पहले सोमेश्वर की थोड़ी सी हम हिस्ट्री समझते हैं। अभी देखो कुछ समय पहले हमने अर्णोराज पढ़ा था। अर्णोराज के समय हमने पढ़ा था कि अर्णोराज ने गुजरात के जयसिंह को हराया था लेकिन कुमारपाल से हार गया था। जब इन्होंने जयसिंह को हराया था तो जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किससे किया था? अर्णोराज से। तो अर्णोराज और कांचन देवी के संतान थे सोमेश्वर चौहान। कौन थे? सोमेश्वर चौहान। लेकिन सोमेश्वर चौहान जो थे इनका अपना अधिकांश समय जो है वह अपने ननिहाल में बीता था, गुजरात के अंदर चालुक्य शासक कुमारपाल के साथ। किसके साथ बीता था? चालुक्य शासक कुमारपाल के साथ। तो कुमारपाल ने जो दक्षिण भारत के अभियान किए थे उसमें सोमेश्वर ने भी जो है अपने मामा कुमारपाल के साथ जो है वो पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने कुमारपाल की तरफ से जो कोंकण नरेश थे मल्लिकार्जुन, इनकी हत्या कर दी थी एवं दक्षिण भारत के अंदर ही कलचुरी की जो राजकुमारी थी कर्पूरी देवी, इससे क्या किया था? विवाह किया था। और सोमेश्वर और कलचुरी की राजकुमारी कर्पूरी देवी इन्हीं के संतान थे पृथ्वीराज तृतीय। इन्हीं के संतान कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। सोमेश्वर के बारे में हमें जो जानकारी है वह बिजोलिया भीलवाड़ा के जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर का अभिलेख है उससे प्राप्त होती है। इस अभिलेख से हमें प्राप्त होती है यह जानकारी कि सोमेश्वर ने जो ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर था इसको रेवणा नामक ग्राम दान में दिया था। कौन सा गांव दान में दिया था? रेवणा। इसके अलावा इस अभिलेख में सोमेश्वर का जो नाम है वह प्रताप लंकेश्वर है। क्या है सोमेश्वर का नाम? प्रताप लंकेश्वर। क्या नाम है? प्रताप लंकेश्वर। सोमेश्वर ने अजमेर के अंदर वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये वैद्यनाथ मंदिर अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की क्या स्थित है? मूर्तियां स्थित है। इसके अलावा सोमेश्वर ने अजमेर के अंदर 5 अन्य मंदिरों का निर्माण करवाया। यह जो 5 मंदिर थे इनको 5 कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5 कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो याद रखना सोमेश्वर जयसिंह की जो पुत्री थी कांचन देवी एवं अर्णोराज का पुत्र था। बचपन इसका गुजरात के अंदर बीता अपने मामा कुमारपाल के साथ। इन्होंने दक्षिण भारत के अभियानों के अंदर कुमारपाल का साथ दिया था। कोंकण के नरेश मल्लिकार्जुन को हराया था। इसके अतिरिक्त कलचुरी की राजकुमारी कर्पूरी देवी से विवाह किया और इनकी संतान हुई पृथ्वीराज तृतीय। बिजोलिया अभिलेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। बिजोलिया अभिलेख में इनका नाम प्रताप लंकेश्वर है और इन्होंने मंदिरों को एक रेवणा नामक ग्राम दान में दिया था। अजमेर के अंदर वैद्यनाथ, ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना। अजमेर के अंदर जो वैद्यनाथ मंदिर है जिसमें बेसिकली ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्ति लगी हुई है, यह किसने निर्माण करवाया था? सोमेश्वर में। इसके अलावा अजमेर में जो 5 कल्प वृक्ष मंदिर है वह भी किसने निर्मित करवाया था? सोमेश्वर ने।
सोमेश्वर के बाद में अगले जो हम प्रतापी शासक पढ़ेंगे उनका नाम है पृथ्वीराज तृतीय। काफी इंपॉर्टेंट शासक है, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय के साथ जो है वो मोहम्मद गोरी का युद्ध होगा, और मोहम्मद गोरी के साथ जो द्वितीय तराइन का युद्ध होगा उसमें ये हार जाएंगे। और हारने के बाद में जो विदेशी शासक है उनके लिए भारत की सरजमी के ऊपर शासन करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी संगठित ताकत बचेगी नहीं जो विदेशी आक्रांताओं को रोक सके। अभी तक तो चौहानों ने जो है वो रोक रखा था, चौहानों ने लोहा ले रखा था। तो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है यह लगभग 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी के मध्य था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था एवं माता का नाम कर्पूरी देवी था। पृथ्वीराज जो है वह अल्पायु के अंदर ही शासक बन गए थे, इसलिए कर्पूरी देवी जो है वह इनकी संरक्षिका थी। इनके छोटे होने की वजह से जो इनके माता थी कर्पूरी देवी, उन्होंने कुछ प्रमुख मंत्री, उन मंत्रियों का नाम याद रखना, कैमास, भुवनमल, स्कंद, वामन एवं सोड, इन कुछ प्रमुख मंत्रियों के साथ जो है वो शासन का संचालन किया। क्योंकि पृथ्वीराज छोटे थे तो इन्हीं के जो चचेरे भाई थे नागार्जुन और अपर गांगे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो पृथ्वीराज तृतीय ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन और अपर गांगे, इनके विद्रोह का भी जो है वह दमन किया। कालांतर में जो भंडानिक जनजाति थी उन्होंने विद्रोह कर दिया, तो पृथ्वीराज तृतीय ने भंडानक जनजाति के विद्रोह को भी जो है वह शांत किया, विद्रोह को दबाया। इसके अतिरिक्त गुजरात के जो शासक थे चालुक्य वंश के, जिनका नाम था भीम सेकंड, क्या नाम था? भीम सेकंड, उनके और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य जो है एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज बेसिकली विजय रहे थे, और कालांतर में जो जगदेव प्रतिहार थे उन्होंने भीम सेकंड और पृथ्वीराज द्वितीय के मध्य, पृथ्वीराज तृतीय के मध्य जो है वो संधि भी करवा दी थी। तो गुजरात के शासक भीम सिंह सेकंड के साथ जो युद्ध का प्रमुख कारण था वह था आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी। आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी। एक्चुअल में हुआ क्या कि गुजरात के ये जो शासक थे भीमसेन सेकंड, ये आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे, किंतु उसे विवाह किससे कर लेकिन जो इच्छिनी देवी है उससे विवाह किसने कर लिया? पृथ्वीराज द्वितीय ने। इसलिए इनके मध्य नागौर का युद्ध होता है 1184 ईस्वी के अंदर, जिसके अंदर पृथ्वीराज तृतीय जो है वह विजय रहते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज जो तृतीय थे, इनकी जो लड़ाई है वह महोबा के शासक परमादिदेव चंदेल के साथ भी होती है। कारण क्या था कि परमादिदेव चंदेल ने जो है पृथ्वीराज तृतीय के जो दुश्मन थे उनको क्या किया था? शरण दी थी। इस युद्ध के अंदर परमादिदेव चंदेल के जो सेनापति थे उनका नाम था आल्हा एवं उदल। क्या नाम था? आल्हा एवं उदल। पृथ्वीराज तृतीय जो है वह परमादिदेव चंदेल को हरा देता है और महोबा पर अधिकार कर लेता है, और जो पंजून राय था, पंजून राय को महोबा का क्या नियुक्त करता है? प्रशासक नियुक्त करता है। तो एक क्रोनोलॉजी समझो कि पृथ्वीराज एक महत्वाकांक्षी शासक है। देखो, भंडानक जनजाति के विद्रोह को दबा रहा है, इधर महोबा के ऊपर उसने अधिकार कर लिया, गुजरात के शासक को हरा रहा है। इसके अलावा हम अभी समझेंगे कि जो कन्नौज का शासक था, कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल को भी जो है इन्होंने हराया। कन्नौज के शासक जयचंद, एक सेकंड, कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल को भी इनको हराया। कन्नौज के शासक को हराने के प्रमुख जो कारण थे, या फिर इनके और जो कन्नौज के शासक के मध्य युद्ध होने के प्रमुख कारण थे, उसमें एक तो था दिल्ली का उत्तराधिकार संघर्ष। दोनों ही शासक दिल्ली के ऊपर जो है अपना अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। दूसरा था पृथ्वीराज चौहान की साम्राज्य विस्तार की नीति। तीसरा था कि कन्नौज के जो जयचंद गढ़वाल थे उन्होंने चंदेलों को सहायता दे दी थी। और चौथा जो प्रमुख कारण था वो था जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता। जयचंद गढ़वाल की ये जो पुत्री थी संयोगिता, यह पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, और पृथ्वीराज जो है इन्हें इनके स्वयंवर से उठाकर ले आए थे। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से जयचंद गढ़वाल एवं पृथ्वीराज तृतीय के मध्य जो है वो युद्ध हुआ, मतभेद थे। हालांकि पृथ्वीराज जो है इनके अंदर विजयी रहे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इस पूरे एपिसोड के अंदर समझनी है पृथ्वीराज तृतीय में, वह है तराइन का युद्ध। वह क्या है? तराइन का युद्ध। देखो, तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गोरी के बीच में। मोहम्मद गोरी जो है यह गजनी का शासक था। इसने तबर हिंद के क्षेत्रों पर अधिकार करके काजी जियाउद्दीन को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान
और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ तबर हिंद के क्षेत्रों को लेकर 1191 ईस्वी के अंदर, जिसे हम तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे वह विजयी रहे, और दिल्ली के जो गोविंद राज तोमर था वह बकायदा मोहम्मद गोरी को घायल भी कर देता है। वह मोहम्मद गोरी को घायल करने में भी सफल होता है। पृथ्वीराज तृतीय का जो प्रमुख सेनापति था उसका नाम था चामुंड राय। क्या नाम था? चामुंड राय। तो 1191 के बाद में 1192 ईस्वी के अंदर दोबारा तराइन वाले क्षेत्र के अंदर ही तराइन का दूसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी के मध्य, लेकिन इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो याद रखना, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर हुआ था पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। जबकि तराइन का जो द्वितीय युद्ध है यह 1192 ईस्वी के अंदर हुआ था, और इसमें कौन विजयी रहा था? मोहम्मद गोरी विजयी रहा था। हसन निजामी की एक पुस्तक है जिसका नाम है ताज उल मासीर। क्या नाम है? ताज उल मासीर। इस ताज उल मासीर में हसन निजामी ने यह बताया है कि मोहम्मद गोरी के अधीन कुछ समय तक जो है वह पृथ्वीराज ने क्या किया था? शासन किया था। पृथ्वीराज ने क्या किया था? शासन किया था। अब पृथ्वीराज ने शासन किया था या नहीं किया था, इसको लेके अलग अलग जो है वो मत है। हमें उन चीजों में नहीं जाना है, हमें यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है, बस खाली उसको याद रखना कि कौन सी पुस्तक के अंदर यह बताया गया है कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी के अधीन कुछ समय के लिए शासन किया था। तो कौन सी पुस्तक है? हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासीर। तो ये तो थे पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख युद्ध। अब हम पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख दरबारी विद्वान एवं उनके निर्माण जो कार्य थे उनको समझते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दिल्ली के अंदर पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया। एवं अजमेर के अंदर कला एवं संस्कृति विभाग की रचना की। यह जो कला एवं संस्कृति विभाग है इसका जो प्रमुख है वह पद्मनाभ को बनाया। किसको बनाया? पद्मनाभ को बनाया। पृथ्वीराज तृतीय के जो प्रमुख दरबारी विद्वान थे कौन कौन से थे? एक तो थी चंद्र बरदाई। कौन थे? चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई का वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था एवं इनकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। यह जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, इसमें चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था। जबकि दूसरे जो दरबारी विद्वान थे उसका नाम था जयानक। क्या नाम था? जयानक। जयानक की जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है पृथ्वीराज विजय। क्या नाम है? पृथ्वीराज विजय। ये जो पुस्तक है पृथ्वीराज विजय, इसमें चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी बताई गई है। क्या बताई गई है? सूर्यवंशी बताई गई है। इसके अतिरिक्त अन्य दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? तो एक तो थे वागीश्वर जनार्दन। वागीश्वर जनार्दन। दूसरे थे विश्वरूप, और तीसरे थे विद्यापति गौड़। तीसरे कौन थे? विद्यापति गौड़। तो इनके दरबारी विद्वान जो है वो स्पेशली याद रखना। कौन कौन से थे इनके प्रमुख दरबारी विद्वान? तो एक तो थे चंद्र बरदाई। कौन थे? चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई की पुस्तक का क्या नाम है? तो चंद्र बरदाई की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। दूसरे थे जयानक, इनकी पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय। तीसरे थे वागीश्वर जनार्दन। चौथे थे विश्वरूप विद्यापति गौड़। 4-5 बार एक साथ बोलोगे याद हो जाएंगे। चंद्र बरदाई, जयानक, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप एवं विद्यापति गौड़। पृथ्वीराज तृतीय की प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी है? तो पृथ्वीराज तृतीय की एक तो उपाधि है राय पिथौरा। क्यों मिली? क्योंकि इन्होंने दिल्ली के अंदर जो है वो पिथौरागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। दूसरी इनकी प्रमुख उपाधि है दल पुंगल। कौन सी उपाधि है? दल पुंगल। कौन सी उपाधि है? दल पुंगल। तो पृथ्वीराज चौहान हमने कंप्लीट कर लिया। खत्म करने से पहले एक छोटी सी चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो, तराइन का जो द्वितीय युद्ध है यह इतिहास के अंदर एक लैंडमार्क इवेंट है, क्योंकि उसके बाद में हम देखेंगे कि मोहम्मद गोरी के बाद में मोहम्मद गोरी के जो बिठाए गए सेनापति थे उन्हीं से आगे गुलाम वंश होगा, फिर कैसे तुगलक वंश आएगा, कैसे खिलजी वंश आएगा, है ना, फिर कैसे लोधी वंश आएगा, लोधी वंश के बाद में मुगल आ जाएंगे। तो तराइन के युद्ध के बाद में हम कभी संगठित हो ही नहीं पाए, है ना। ओवरऑल एक ऐसा संगठन नहीं आ पाया जो कि विदेशी आक्रांताओं को, जो कि पश्चिम से आ रहे थे, उनको रोक सके। पर सवाल ये आता है कि 1192 ईस्वी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वीराज तृतीय जो है वो हार गया, जबकि पृथ्वीराज तृतीय अपने आप में एक पराक्रमी शासक था। ऑलरेडी 1191 ईस्वी के अंदर
उन्होंने जो है वो मोहम्मद गोरी को एक बार हरा दिया था, और मोहम्मद गोरी के साथ साथ उन्होंने तत्कालीन जितने भी आसपास के जो क्षेत्र थे उनको भी हराया था। तो उनके हार के अगर अपन प्रमुख कारणों को देखें, तो कारण एक तो ये था कि पड़ोसी राज्यों के साथ उनके बहुत ज्यादा विवाद थे। महोबा के शासक के साथ उनके विवाद थे, इधर कन्नौज के जयचंद गढ़वाल के साथ उनके विवाद थे, गुजरात के शासक जो भीम सिंह सेकंड थे उनके साथ उनके विवाद थे। तो आसपास से उनको कहीं से भी जो है वो सपोर्ट नहीं मिला। दूसरा प्रमुख कारण क्या था कि मोहम्मद गोरी की तुलना में उनकी जो सेना थी वो कम थी। तीसरा प्रमुख कारण ये था कि तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी के अंदर हुआ था, और तराइन का द्वितीय जो युद्ध हो रहा है वह हो रहा है 1192 ईस्वी के अंदर। तो लगभग एक वर्ष का समय यहाँ पर गोरी को मिल गया, और गोरी ने इस समय को अच्छे से यूटिलाइज किया, अपनी सेना को और ज्यादा संगठित किया। चौथा प्रमुख कारण था कि मोहम्मद गोरी जो है वह एक अच्छा सेनापति था। पांचवा कारण था तुर्कों की युद्ध पद्धति, जो है ना, जो तुगलका युद्ध पद्धति थी। उसके साथ साथ जो तुर्क थे वह घोड़ों का प्रयोग किया करते थे, जबकि अपने वाले जो शासक थे वह हाथियों का प्रयोग किया करते थे मैक्सिमम। इसके अलावा तुर्कों के जो हथियार थे वह थोड़े से एडवांस थे। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी का पलड़ा भारी रहा एवं वह विजयी रहा। तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध से परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये निकला कि इसके बाद में जो विदेशी शासक थे उनके लिए भारत के ऊपर आगे एक्सपेंड करना बहुत आसान हो गया। कोई भी एक जो है वह संगठित शक्ति नहीं बची जो कि विदेशी आक्रांताओं को क्या कर सके, रोक सके। अगली क्लास के अंदर हम जालोर के चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जालोर के चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। जालोर के चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे।